म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस ईटीएफ एसआईपी। ईटीएफ एसआईपी आपको आजादी देता है वो चीजें करने की। क्या चीज है वो और कैसे आपका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। ये बेस्ट ईटीएफ कौन सा है, तो हम 3 बेस्ट ईटीएफ पर भी बात करेंगे। कभी किसी से पूछकर किसी ने बोल दिया इस जगह इन्वेस्ट कर दो, वहां कर देना, बिल्कुल ऐसा मत करना। म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस ईटीएफ एसआईपी। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो करा था XIRR पर, तो उस पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि डिफरेंस क्या है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी कि म्यूचुअल फंड एसआईपी फ्लेक्सिबल नहीं होते, आपको आज़ादी नहीं देते कुछ चीज़ें करने की। तो आज हम बात करेंगे वो ईटीएफ एसआईपी आपको आज़ादी देता है वो चीज़ें करने की। क्या चीज़ है वो और कैसे आपका रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। मतलब अगर आप कहते हो कि CAGR म्यूचुअल फंड में 15% के आसपास रहता है लॉन्ग टर्म में, तो अगर इस स्ट्रैटेजी पर ईटीएफ एसआईपी हम करते हैं जो भी बात करने वाले हैं, तो शायद ये 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 भी जा सकता है और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से इसको करते हैं। तो आज उस स्ट्रैटेजी पर भी हम बात करेंगे और साथ में जब हम बात करेंगे कि भैया ईटीएफ एसआईपी बहुत सारे फायदे आपको देता है जो म्यूचुअल फंड एसआईपी नहीं देता है, तो आपका कमेंट में सवाल जरूर आएगा कि बेस्ट ईटीएफ कौन सा है। तो हम 3 बेस्ट ईटीएफ पर भी बात करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि ये चश्मा आपको थोड़ा काला दिख रहा होगा, ये मैंने स्टाइल मारने के लिए नहीं पहना है, ऐसा नहीं है। ये अंदर से बेसिकली ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन बाहर से ये थोड़ा ब्लैक दिखता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सनग्लास टाइप है, लेकिन ये सनग्लास नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बिल्कुल साफ साफ मुझे अंदर से दिखता है। थोड़ा स्टाइल भी हो जाएगा और क्या है ना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं मुद्दे पर। पहले डिफरेंस बताता हूँ म्यूचुअल फंड एसआईपी और ईटीएफ एसआईपी में फर्क क्या है। म्यूचुअल फंड एसआईपी आपको कभी भी नो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये आपको समझाने के लिए मैं जरा नोट ओपन कर लेता हूं। ओके, सो देखिए, स्टॉक मार्केट कभी भी, जब भी हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन ये ऊपर क्या ऐसे जाता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक गया जरूर, लेकिन बीच में कई बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ये हम सब जानते हैं। बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मैंने बोला म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। क्या होता है समझाता हूं। सर मान लो अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो, हर महीने जो आपका एसआईपी आप करते हो वो आप कुछ ऐसा कर पाओ कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट जब लोएस्ट पॉइंट पर हो तभी आपका इन्वेस्टमेंट हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तो आपको क्या लगता है रिटर्न वही रहेगा जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में मिलता है? म्यूचुअल रिटर्न कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी जब आप कोई एसआईपी करते हो तो एसआईपी करने से पहले आपको डेट चुनना होता है, कौन सी डेट को आप अपना पैसा हर महीने कटवाना चाहते हो। मान लो आपने चुन लिया 10 तारीख, और 10 तारीख को हर महीने आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। अच्छा, वो 10 तारीख हो सकता है कि इस महीने यहां पे पड़ा है, मतलब इस महीने मार्केट लोअर साइड है, लेकिन अगला महीना जब 10 तारीख आएगा हो सकता है मार्केट हायर साइड पे हो उस दिन। हो सकता है अगले महीने जब मार्केट अगला महीना जब 10 तारीख आए हो सकता है यहां पर हो, उसके अगला महीना जो हो सकता है यहां पर हो, उसका अगला महीना हो सकता है यहां पर हो। मतलब आपको नहीं पता कि हर महीने जो 10 तारीख को कटने वाला है पैसा, वो मार्केट किस पॉइंट पर रहेगा। आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, आप उसको हर महीने चेंज भी नहीं कर सकते। जिसकी वजह से होता क्या है, आपका पैसा किसी महीने अपर साइड पे, अपर साइड मतलब मार्केट जब ऑलरेडी प्राइस बढ़ा हुआ है तब इन्वेस्ट हो रहा है, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी इधर उधर उधर उधर। तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं ऑन एन एवरेज जब बात करते हैं 15% के आसपास। क्या हो अगर हमारे को फ्रीडम मिल जाए, लोअर साइड पे ही इन्वेस्ट हो मेरा पैसा, रिटर्न बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट में लंबे समय में 2-2%, 3-3% भी अगर रिटर्न बढ़ रहा है ना, लंबा समय कहने का मतलब 20-25 साल, तो आप देखोगे कि आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इतना डिफरेंस पड़ जाता है अगर लंबे समय में इसको देखा जाए, 30 साल, 40 साल, 45 साल। हम क्या बात कर रहे हैं, 15% का CAGR 20 जा सकता है, 25 जा सकता है, 30 जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो सोच के देखो, आप जो अगर 30 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 1 करोड़ की रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, शायद वो 1 ना 5 करोड़ हो, शायद 10 करोड़ हो, या उससे भी ज्यादा हो, अगर हम लो पर इन्वेस्ट करना सीख लें तो, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकता, ये सिर्फ ETF में हो सकता है।
अच्छा, ईटीएफ आपको क्या आजादी देता है? ईटीएफ में ऑटोमेटिक एसआईपी नहीं होता, हर महीने आपके बैंक से अपने आप कट जाए, ऐसा नहीं है, आपको ही हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल एसआईपी इसको समझ लो। अच्छा, जब हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है तो आपकी मर्जी, 8 तारीख को करो, 10 तारीख को करो, 20 तारीख को करो, नहीं करना है मत करो, इस महीने करना ही नहीं करो, वो भी फ्रीडम है। 2 महीने नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर नहीं कर सकते, उधर बाउंड हो, हर महीने करना ही करना है। अच्छा, अब कंसर्न ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट भैया लो पॉइंट पर है। देखो, ये तो नहीं हो सकता कि मार्केट का आपको सबसे लोवेस्ट पॉइंट पता चल जाए और इसी पॉइंट पर मैं इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। लेकिन हमें यह पता चल सकता है कि मैं उसी दिन पैसा डालूंगा अपने फंड में। कोई भी ईटीएफ जब मैंने चुन लिया, अभी 3 का नाम लूंगा मैं, उसमें भी कर सकते हो, या उससे और भी अच्छा कोई आपको लगता है तो उसमें भी कर सकते हो आप। लेकिन ये आप चुन सकते हो कि आज मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आज मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, या जिस ईटीएफ में मैं जा रहा हूं उस ईटीएफ की कीमत ऑलरेडी प्लस में है, बढ़ा हुआ है आज, तो मैं उस दिन छोड़ सकता हूं, मैं उस दिन इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं, अगर आपको महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, मान लो महीने का, तो उस 10,000 को डिवाइड कर दो बाय 30 दिन में इन्वेस्ट करेंगे, या 15 दिन में हम करेंगे, और हर 2 दिन पे मार्केट को देखते रहो। और मार्केट देखने का भी टाइम है 3 बजे के बाद, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, और ज्यादातर ईटीएफ आपको दिखेंगे 3 से 3:30 के बाद डाउन होते हैं, ज्यादातर ईटीएफ मैक्सिमम डेज में। तो आप देखोगे जब मार्केट डाउन है, मतलब गिरा हुआ है ईटीएफ, उसी दिन हम एंट्री मारेंगे, उसी दिन हमारा पैसा लगेगा। बाकी अगर उठा हुआ है 3:30 के बाद, 3 के बाद अगर नहीं गिरा है, ऊपर उठ गया, तो उस दिन हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बस इतना सा करना है। उन ईटीएफ को आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है, डेली बेसिस कर लो, वीकली बेसिस कर लो, वीक में एक बार आपको खोलना है और ट्रैक करना है। तो ये बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अगर हम ईटीएफ एसआईपी में जाते हैं तो। चैलेंज क्या है, कुछ है बताता हूं। अच्छा, कुछ और चीजें बता देता हूं, फिर और चैलेंज पर भी आता हूं। नो एक्सपेंस रेशियो, सॉरी नो नहीं, हाई एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में जब आप जाते हो तो आपको 1%, 1.5%, 2% एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो हम जानते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपना कमीशन तो लेंगे ना, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं कि आपका पैसा किस फंड में, किस स्टॉक में जाना है, और दिमाग लगाने की फीस कुछ तो होगी उनकी, और ये पहले दिन से कटना लग जाता है। ठीक है, इधर सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है। मतलब अगर इधर 1 है, इधर 1.5 है, तो उधर हो सकता है 0.5 हो, 0.6 हो, या 0.3 हो, 0.1 हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इतना डिफरेंस क्यों? अच्छा, इधर 1-2% का एक्सपेंस रेशियो आपको, जब अगर आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, 1000 की एसआईपी कर रहे हो, तो हो सकता है छोटा अमाउंट लगे। लेकिन कल को सोचो 1 करोड़ भी अगर बनेगा, उधर भी 1%, मतलब 1 लाख रुपए, 1,50,000, 60,000 जब वो कटने लग जाता है एक्सपेंस रेशियो में, तो बड़ा दुख होता है ना। तो इसलिए कम से कम एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। ईटीएफ में कम से कम रेशियो होता है। इसका कारण क्या होता है? ये पैसिवली मैनेज फंड है, एक्टिवली मैनेज फंड है। क्या मतलब होता है? इधर फंड मैनेजर दिमाग लगाता है किस स्टॉक में आपका पैसा जाना चाहिए, उसका पूरा एनालिसिस, प्रेडिक्शन सब होता है। इधर दिमाग नहीं लगाते फंड मैनेजर। दिमाग नहीं लगाते मतलब कहीं भी डाल देते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है कहने का मतलब, सर ये मान लो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसमें स्टॉक S1, S2, S3, S4 4 स्टॉक है, और ये निफ्टी 50 इसका नाम दिया हुआ है। कोई भी इंडेक्स हो सकता है, IT 20 हो सकता है, IT का इंडेक्स हो सकता है, फार्मा का इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी का इंडेक्स हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है। इसमें कुछ कुछ स्टॉक है। ये क्या है? इंडेक्स। अब बीच में कंपनी आएगी, बोलोगी मेरे को दिमाग नहीं लगाना, एक काम करता हूं, इसको कॉपी मारता हूं और एक अपना फंड बना देता हूं, और उसको एक्सचेंज पर ट्रेडेबल बना देता हूं, और उसमें सेम टू सेम स्टॉक उसने कॉपी मार दिया। कॉपी क्या मार दिया? इसी की रेप्लिका होती है वो, और इसका नाम दे दिया XYZ ETF। कई तरह के ETF हैं, अलग अलग इंडेक्स को फॉलो करने वाले। तो होगा क्या, जो ये परफॉर्म करेगा सेम टू सेम ये भी परफॉर्म करेगा। तो इसमें स्टॉक चुनने की मेहनत फंड मैनेजर को करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, इसने तो कॉपी मारा पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो जब इसकी मेहनत कम हो गई तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम लगता है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, पक्का? ठीक है।
तो आपकी बचत भी हो जाती है इसमें। बाय ऑन डिप, जिसकी वजह से हाई रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी बचत भी हो जाती है, दोनों काम हो जाता है। सर यहां एग्जिट लोड भी लगता है आपको। एग्जिट करने पर अलग अलग फंड में अलग अलग टाइम होता है। मान लो किसी फंड में 1 साल से पहले अगर एग्जिट लोड लग रहा है, यानी कि आपने एसआईपी शुरू करी और 1 साल हुए नहीं है, आपको एसआईपी बंद करना है, तो एग्जिट लोड के नाम पे कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। इधर कुछ नहीं लगता। आज शुरू किया, अगले महीने बंद करो, कभी बंद करो, कुछ नहीं लगता है, मैनुअल एसआईपी है। ठीक है, तो एक बचत यहां भी हो गई। उसके बाद डे एंड पे प्राइस एंट्री होती है म्यूचुअल फंड में। कहने का मतलब सुबह 11 बजे आपने कोई म्यूचुअल फंड को चुना और आपने सोचा इस म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, और सुबह 11 बजे वो फंड मान लो 100 रुपए का चल रहा था। आपने इसी टाइम पे अपनी एसआईपी शुरू कर दी 1000 रुपए महीने की, जब ये 100 रुपए का चल रहा था। लेकिन 3:30 बजे मार्केट क्लोज होते 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 ये 110 रुपए का पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ, एक 100 रुपए के प्राइस पे आपने म्यूचुअल फंड खरीदा या 110 रुपए पे? बताओ, 100 रुपए पे मिलेगा आपको या 110 रुपए पे मिलेगा? क्यों? 110 पे मिलेगा। क्योंकि 110 पे इसलिए मिलेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड जब मार्केट क्लोज हो रहा होता है तभी आपको अलोकेट होता है, दिन में किसी भी टाइम नहीं होगा। अच्छा, मार्केट जब क्लोज हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि ये 95 पे चला जाए, तो आपको 95 पे मिलेगा, वहां ज्यादा फायदा हो गया। लेकिन आपको नहीं पता ना 95 होगा 110 होगा, तो इसीलिए नुकसान भी हो सकता है भैया। आपने कम पे देखा लेकिन मिलेगा ज्यादा पे। यहां पर ऑन द स्पॉट प्राइस एंट्री होती है। आपने कोई ETF देखा अगर 100 का है, धड़ाक से मारो 100 पे एंट्री होगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपको निकलना है, 105 हो गया, मुझे निकलना है भैया, 5 रुपए कमा करके निकल जाओ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये टाइम का भी। म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता। अच्छा, ये नॉन ट्रेडेबल होता है म्यूचुअल फंड। आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते कि मेरा भैया आज तो प्रॉफिट चल रहा है, मैं निकाल लेता हूं बेच करके, या पिछला 5 दिन का मेरा प्रॉफिट हो गया 10%, निकल लेता हूं बेच करके। एग्जिट लोड लग जाएगा, एग्जिट लोड लगेगा, और आप बेचोगे भी तो उस टाइम पे नहीं, डे एंड पे बिकेगा। वो खरीदाई भी डे एंड पे होगी और बिकवाली भी डे एंड पे होगी। डे एंड पर प्राइस क्या जाएगा आपको नहीं पता, तो इसीलिए ट्रेड नहीं कर सकते, और यहां ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नए लोगों के लिए रिकमेंडेड भी है कि आप किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन वगैरह में ट्रेड करने से पहले आप अगर नए हो तो कुछ दिन ETF में ट्रेड करो। पैसा भी कम लगता है, सस्ते सस्ते ETF होते हैं 100, 200, 500 रुपए के। लॉस भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, और ETF में लॉस बहुत मुश्किल है हो, आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि ETF देखो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। एक चीज़ तो तय है, जब इंडेक्स है तो उसमें अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और वो एट द एंड जाएंगी ऊपर। आज लॉस में हो सकता है, कल लॉस में हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड उसको बढ़ना ही है। तो होल्ड कर लो, छोड़ दो, देख लो, कुछ दिन बढ़ेगा तब बेचना। तो ETF से निकलोगे तो प्रॉफिट में ही निकलोगे अगर आपको होल्ड कर लो कुछ दिन, तो कुछ दिन या कुछ महीने जो भी हो। ठीक है, तो ट्रेड करना कंपैरेटिवली किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ETF में फायदेमंद है। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम है अगर आप जल्दबाजी में ना करो तो, और बड़ा आसान भी है, सस्ते 100, 200, 500 रुपए से शुरू हो सकता है काम। इसमें ट्रेड तो कर ही नहीं सकते। यहां ऑटोमेटिक SIP होती है, जैसा हमने शुरुआत में बोला। शुरुआत में ही आपको एक डेट डिसाइड करना होगा, हर महीने बैंक से कटता रहेगा। इधर मैनुअल, डेट चेंज करते रहो, आपकी मर्जी है। गुड फॉर टोटली पैसिव इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड SIP उनके लिए अच्छा है जो टोटली पैसिव इन्वेस्टर है। पैसिव इन्वेस्टर कहने का मतलब, मैं तो भैया अपना नौकरी पेशे में बिजी हूं, धंधे पानी में बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट ऐप खोलने का, मुझे नहीं देखना, बस हर महीने मेरे बैंक से कटता चला जाए, मुझे इन चीज़ों में नहीं फंसना, मुझे अपना काम धंधे में लगे रहना है। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड है भैया। उनको फिर ETF में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मत जाना। उनके लिए म्यूचुअल फंड में जाइए। थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये थोड़ा रिटर्न भी कम पड़ सकता है, लेकिन ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना ना, फंड मैनेजर का दिमाग लगेगा, तो आप इसमें आए। लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे 3 से 3:30 के बीच ऐप खोल के देख सकते हैं, 3, सवा 3 के आसपास, मैं 3 के बाद ही कह रहा हूं, उसके पहले मत खोलना, उसके पहले ऊपर नीचे होता है। लेकिन जनरली यह देखा जाता है अगर गिरना होता है तो 3 बजे के बाद थोड़ा डिप आता है, तो 3 बजे के बाद खोल लो डेली। अगर डिप है, 1%, 2% गिरा हुआ है तो उस दिन पैसा डालो, 1-2% अगर नहीं गिरा है तो उस दिन मत डालो, छोड़ दो। ठीक है,
तो इस तरीके से थोड़ा लिटिल बिट एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप हो, एक्टिव रह सकते हो, 5-10 मिनट थोड़ा रोज का निकाल सकते हो, तो ETF में आइए, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है अगर 5-10 मिनट रोज का निकाल सकते हो। तो वो नहीं निकाल सकते तो आपको निश्चित इसी में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए, ETF में मत जाइए। अब सवाल आएगा आपका तो भैया ETF ठीक है, कुछ बढ़िया ETF के नाम बताओ। तो मैं कुछ नाम तो बता देता हूं, इसको मेरा रिकमेंडेशन मत दीजिएगा कि भैया ये पैरामीटर है जिसके बेस्ट है। मुझे ठीक लगा कुछ पैरामीटर के बेस पे, वो पैरामीटर भी बता देता हूं, आप अपनी मर्जी देख लेना। आपको अगर कुछ और कोई और अच्छा लग रहा है तो उसमें कीजिए। कभी किसी से पूछकर किसी ने बोल दिया इस जगह इन्वेस्ट कर दो, वहां कर देना, बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि मैं जिस सोच से बता रहा हूं हो सकता है वो सोच आपकी ना हो, मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी ना हो। तो कभी भी दूसरे का बताया हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन किस पैरामीटर अगर मैं बता रहा हूं तो उस पैरामीटर को सुनकर आप सीख सकते हो कि मैंने क्या क्या पैरामीटर लिए। अब उसके बाद मैं आपको जरा ये बता देता हूं कि भैया कहां गया, कि कोई भी 3 बेस्ट ETF तो ये बताऊंगा, लेकिन 3 बेस्ट ETF चुनने से पहले या कोई भी बेस्ट ETF चुनने से पहले क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। एक स्लाइड मिसिंग हो गया लग रहा है, चलो कोई नहीं, मैं आपको नोट में ही बता देता हूं। हाँ आ तो गया, ये रहा। सबसे पहले देखना हाई वॉल्यूम होना चाहिए उस ATM में, ATM कहता हूं, ETF में। क्या होता है ये, कोई भी ETF आप चुन रहे हो तो उसमें ये देखो खरीदने बेचने वालों की संख्या है कि नहीं है। मान लो ऐसे किसी मार्केट में आप चले गए अपना माल लेकर के, जिस मार्केट में कोई खरीदारी नहीं है, माल बिकेगा आपका। तो इसीलिए ऐसे मार्केट में जाओ जहां खरीदार हो, या आप अगर खरीदने गए हो तो बेचने वाला हो। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी, या इसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखा हुआ आता है। मैं कहता हूं कोई भी ETF चुनना 20,000 से ज्यादा उसमें वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। अगर कोई 20,000 का कम का वॉल्यूम है, मैं आपको पूरे ETF की लिस्ट भी दिखाने वाला हूं, भी पूरे स्टॉक मार्केट में कितने ETF हैं वो सब दिखाने वाला हूं। 100 से ज्यादा है, और कई सारे ऐसे हैं जो वॉल्यूम एकदम कम है, उधर नहीं फंसने का, दिखाऊंगा भी। तो वॉल्यूम 20,000 से ऊपर होना चाहिए कोई भी ETF चुनो, तो पहला क्राइटेरिया, ताकि कल को बेचने का मन हो तो कोई खरीदने वाला तो हो, ऐसा ना मुझे वेट करना पड़े, तुरंत बिक जाए मेरा, वैसा। उसके बाद होता है लो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, ये भी देख लेना। नॉर्मली 0.05 या उससे नीचे, या मैं कहूं 0.07 या उससे नीचे हो तो अच्छा है, सस्ता है। उससे ऊपर फिर थोड़ा महंगा हो जाता है वो, ठीक है। लार्ज AUM होना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितना पैसा, कितना फंड इस ETF के पास है जो ये कंपनी मैनेज कर रही है, ये भी अच्छा खासा नंबर होना चाहिए। किसी के पास 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, या ये भी बड़ा ही नंबर मैंने बोल दिया, उससे छोटा नंबर है, नहीं जाने का भी दिखाऊंगा, और आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखाऊंगा। स्क्रीन पर आप अपने ब्रोकर ऐप में कैसे देख सकते हो, कोई भी ब्रोकर ऐप में। उसके बाद होल्डिंग कंपनी जरूर देखना, किस किस कंपनीज में पैसा आपका जाने वाला है, ये दिखता है, वो जरूर देखना, ठीक है। कोई भी ETF चुनने से पहले ये पैरामीटर जरूर चेक कीजिएगा। अब आते हैं कौन से 3 ETF की हम बात करने वाले हैं। पहला ETF है CPSE ETF। CPSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। साफ समझ में आ रहा है, सरकारी कंपनियां। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां इसके अंदर आती है। और आपको पता है कि पिछले कई सालों में मोदी जी ने तो कमाल कर ही दिया है। अब कुछ लोग आए कहेंगे अरे मोदी के फेवर में हो तुम, बात सच है, सच है। मोदी जी जब से आए हैं भैया, सरकारी कंपनियों की ग्रोथ तड़तड़ा गई है, और बड़ी बड़ी कंपनियों का आप देखोगे तो ग्रोथ तो अल्टीमेट दिया है, इतना दिया है कि प्राइवेट कंपनियां कहीं उसके आसपास भी नहीं है। और ये CPSE ETF ने, इसका डेटा है सर 1 साल के अंदर 120%, 5 साल का डेटा है लगभग 200 से ज्यादा %, यानी कि 5 साल में आपका पैसा 4 गुना से ऊपर करके दिया है इसने। कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है? सरकारी कंपनियां सारी की सारी। अच्छा, जहां सरकारी कंपनियां हैं वहां कौन चीज आ जाती है? भरोसा। देश की सरकारी कंपनियां कहां जाएगी भैया? बंद होने की भाग जाएगी, कुछ वो सब प्रोबेबिलिटी नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। तो सरकारी कंपनियों वैसे भी हमारा ज्यादा भरोसा होता है। तो CPSE की खासियत यह है कि सारी बड़ी बड़ी
लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं इसके अंदर। और रिटर्न भी, पास्ट रिटर्न हम जब देखते हैं, पिछले एक साल का तगड़ा रिटर्न है 120%। जहां एक साल का रिटर्न आप एफडी में 6-7%, 8%, 9% देखते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में 20%, 25%, 30% देखते हैं, या 40 देख लेते हैं, इसको अच्छा स्मॉल कैप है तो। सर एक साल में ही इसने 120% निकाल के दिया है। हालांकि एक बात ये जरूर समझ लीजिए कि 120% पिछले साल अगर निकाल के दिया है या एक साल में निकाल के दिया है तो जरूरी नहीं है कि अगला साल भी ऐसा हो। अगर ऐसा होता तो 5 साल में 231% नहीं होता, 5 साल में ये 600% हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन समझने के लिए अच्छा रिटर्न एक साल में निकाल के दिया है, 5 साल का रिटर्न भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसमें 68 लाख वॉल्यूम है। मैंने क्या बोला था, कितना था वॉल्यूम, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, भूल गए इतनी जल्दी? 20,000 से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, और यहां तो 68 लाख है, मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लोग हैं यहां पर। ठीक है, एयूएम 39,000 करोड़ का एयूएम है, मतलब 39,000 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं, इतना फंड इनके पास है, ये भी बड़ा नंबर है। एक्सपेंस रेशियो 0.05, मतलब बहुत बढ़िया है भैया। होल्डिंग कंपनीज अभी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर आती हैं, कौन कौन सी वो बड़ी सरकारी कंपनी हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये सब पैरामीटर जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये अच्छा ईटीएफ है, इसलिए मैंने इस पर बात करी। अगला ईटीएफ है, किधर गया, जूनियर बीज। ये जूनियर बीज का मतलब सीनियर बीज, जूनियर बीज, खैर सीनियर बीज तो नहीं है, जूनियर बीज है। जूनियर बीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये निपॉन इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा बनाया हुआ है। और यहां देखना क्या लिखा है, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यानी कि निफ्टी की जब हम बात करते हैं, निफ्टी, इसमें भैया 50 कंपनियां हैं, S1, S2, S3, टॉप की 50 कंपनियां, टॉप की, भारत के स्टॉक मार्केट की टॉप की कंपनियां। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की जब हम बात कर रहे हैं, इसके बाहर जो 50 कंपनियां हैं, मतलब इस रेस में ठीक पीछे, जब इनका परफॉर्मेंस खराब होगा तो इनमें से निकल के कोई इसमें जाएगा, इन 50 में से निकल के कोई इसमें जाएगा। यानी कि ये जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके पीछे जो कतार में है, जो सबसे बड़ी बनने वाली हैं, जो उसकी लिस्ट में आने वाली हैं, तो एक चीज समझिएगा, उनका परफॉर्मेंस अगर तेज नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, ज्यादा रिटर्न देने वाला नहीं होगा, तो वो कभी इस लिस्ट में आएंगे नहीं। तो इनको परफॉर्म करना इनकी मजबूरी है इस लिस्ट में आने के लिए। और पिछला डेटा भी अगर आप देखें तो इन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया है कंपैरेटिवली इनके, है ना। तो ये जो कंपनियां हैं, जो 50 कंपनियां इसके बाद की इस ईटीएफ में हैं, तो इस ईटीएफ में कौन सी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियों के बाद की जो 50 कंपनियां हैं वो है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 मींस आफ्टर टॉप कंपनीज नेक्स्ट 50। इसको आप ऐसे समझो कि कोई आदमी अभी, या छोटी कंपनियों में अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि छोटी कंपनियां उसमें पैसा डालें कि उनके बड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं। बड़ी जो है, अब रिलायंस है तो रिलायंस तो हाथी की चाल से चलेगी ना, लेकिन छोटी कंपनियां हैं तो वो ज्यादा तेज चल के ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती हैं, तो आदमी छोटी कंपनियों में जाता है। इसको आप इस तरीके से लग सकते हो, ये बहुत छोटी कंपनियां नहीं हैं, ये हैं बहुत बड़ी कंपनियां, लेकिन इनसे छोटी हैं, और इस लिस्ट में आने के लिए इनको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, तभी ये लिस्ट में आएंगे। ठीक, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों के बाद वाली कंपनी। निफ्टी 50 कंपनी को इसने आउट परफॉर्म किया है, मतलब उनसे ज्यादा रिटर्न दिया है पास्ट में। एक साल का रिटर्न जब मैंने देखा तो 66% का है, 5 साल का रिटर्न मैंने देखा तो 156% है। मेरा बेसिकली कंडीशन ये था कि जब मैं 3 ईटीएफ चुन रहा था तो मुझे ऐसा ईटीएफ भी चाहिए था जिसने 5 साल में कम से कम लोगों का पैसा डबल तो किया ही किया है। तो 156% मतलब डबल से भी ज्यादा 5 साल में ही करके दे दिया है। एक साल का रिटर्न 66, 5 साल का 156। वॉल्यूम मैंने कितना बोला था, फिर से बताओ, 20,000 से ज्यादा। यहां कितना है, 2.2 लाख, मतलब अच्छा नंबर है। एयूएम 4,000 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.17, थोड़ा ज्यादा है पिछले वाले से, लेकिन चलो ठीक है। होल्डिंग कंपनी अभी दिखाता हूं, ठीक है। जूनियर बीज समझ में आता है, समझ में आ रहा आप लोगों को, क्लियर? कुछ पूछना है, पक्की बात, आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला,
ये बाय कर सकते हैं ऐप से, आपके पास जो भी ब्रोकर ऐप है। एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और एंजल वन का स्क्रीन भी खोल के आपको दिखा दूंगा। एंजल वन पे कहां क्लिक करेंगे जो कि ये आ जाएगा, ठीक है, अभी दिखा दूंगा। तीसरा है ऑटोबीज ऐप। ये ऑटोबीज ऐप फंड, अगेन निपॉन इंडिया नाम की कंपनी है, उसका बनाया हुआ फंड है ये। ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, अरे ऑटोमेटिक नहीं, ऑटो का मतलब अरे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां है इसके अंदर, ठीक है। अभी खोल के दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐप में दिखाऊंगा। 1 साल का रिटर्न जब इसने देखा मैं 69% है। 5 साल का रिटर्न ये छोड़ा हुआ क्यों है, शायद मैं मिस करके बनाते वक्त, लेकिन इसका भी 150% के आसपास है जहां तक मुझे याद है। 5 साल में इसने भी डबल से ज्यादा रिटर्न दिया है। वॉल्यूम कितना बोला मैंने, कितना होना चाहिए, 20,000 से ऊपर, लगभग 2 लाख है, अच्छा है। एयूएम 140 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.22 है, ये भी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ठीक है, चलेगा। होल्डिंग कंपनीज कौन कौन सी है भी दिखाता हूं। एक बोनस ETF भी दे दूं, चौथा भी 2 दे देता हूं। एक तो इस लिस्ट में है, दूसरा मैं अपनी मर्जी से वैसे बताता हूं। मॉन 100 ETF, अजीब सा नहीं लग रहा, मौन, योगा करो बैठ के, मौन मेडिटेशन, ऐसा नहीं है। मौन का मतलब मोतीलाल ओसवाल का शॉर्ट फॉर्म है। यह फंड बनाया है मोतीलाल ओसवाल ने। यह फंड क्या करता है, नैस्डैक को ट्रैक करता है। नैस्डैक क्या है, जैसे अपने भारत का एक्सचेंज है ना NSE BSE, ऐसे ही अमेरिका का एक्सचेंज है नैस्डैक। तो ये उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस होता है। इसका जब आपने रिटर्न देखा, देखो नैस्डैक लिखा भी है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। 1 साल में इसने 31% रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 200% रिटर्न दिया है। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, इसमें मत करो, मैं थोड़ा देशभक्त टाइप का आदमी हूं, तो अपने देश में इन्वेस्ट करो ना, आपका पैसा उधर। हालांकि ETF ये अपने देश की कंपनी का ही है, आपका पैसा बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बाहर जा रहा है, ये इस कंपनी मोतीलाल ओसवाल में ही जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की कंपनी है, पैसा इंडिया में ही है, लेकिन मैं थोड़ा विदेश से दूर रहना चाहता हूं। छोड़ो यार, हटाओ, कमी थोड़ी है। 1 साल का रिटर्न 31%, 2 साल का रिटर्न 200%। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 20,000 से ऊपर, 3 लाख से ऊपर है, 7,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.58। होल्डिंग कंपनी, इसमें कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है क्योंकि ये एक्सचेंज को ट्रैक कर रहा है। हाँ, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। नहीं, रिस्क ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो पर रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशी चीज को ट्रैक कर रहा है तो इस वजह से शायद हो कुछ। अच्छा, ऑल एक्टिव ETF आप देख सकते हो इस लिंक पर, अभी खोल के दिखाता हूं, लेकिन एक और ETF बता देता हूं उससे पहले। ये तो ऑल टाइम वाला ETF है, आपको कुछ ना समझ आए तो इसमें आप जा सकते हो। निफ्टी 20, ये भी निपॉन कंपनी का ही बनाया हुआ ETF है। ये अपने निफ्टी के टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। अपने निफ्टी में जो टॉप के 50 कंपनियां हैं, इंडेक्स में हैं, उनको ये ट्रैक करता है। वो गिरेंगे तो ये भी गिरेगा, वो बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे। और हमको पता है भैया अपने भारत का इंडेक्स है तो बढ़ना तो है ही। तो लॉन्ग टर्म में आप चाहो, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको भी चुन सकते हो, ठीक है। अच्छा, सारे एक्टिव ETF, इसको जरा खोल के आपको दिखा देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में लिखना ऑल एक्टिव ETF, इतना लिख देना, आप यहीं पर आ जाओगे NSE की वेबसाइट पर। लिंक कई सारे आएंगे, लेकिन NSE का जो है, NSE इंडिया, उस पर आ जाना। इसमें देखो सर, पूरी लिस्ट है ETF की, भरे पड़े ETF है, सारे के सारे ETF हैं। देखो ऊपर लिख के भी आ रहा है ना, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फंड ट्रेड हो रही हो एक्सचेंज पर। तो कई सारे हैं, एक लाइन से है। इनकी प्राइसिंग 197 रुपए, 91 रुपए, 90 रुपए, 9 रुपए, ये वो। लेकिन हमारे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखना है, वॉल्यूम। वो ETF बड़ा होना चाहिए। अब चूंकि ETF किसी न किसी इंडेक्स पर को ट्रैक कर रहा है तो ETF बढ़ना ही है, ETF लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, ये समझ में आता है। लेकिन वो ETF खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। हालांकि आपके पैसे पर रिस्क नहीं होता, सेबी के उतने नॉर्म्स, रूल्स, गाइडलाइंस हैं। कल को बंद भी होने वाली होगी कोई ETF की कंपनी, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन
उस चीज में जाना ही क्यों, कोई छोटी मोटी कंपनी पकड़नी ही क्यों, अच्छी बड़ी कंपनी का फंड पकड़े ना, जिसमें लोग हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहला फिल्टर वॉल्यूम का फिल्टर है। इस फिल्टर को लगा दो, इस पर क्लिक कर दो, ये नीचे से आ गया। मतलब देखो ऐसे ऐसे ईटीएफ भी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के ईटीएफ हैं। आईसीआईसी प्रू का कोई ईटीएफ है, ये कितना वॉल्यूम है देखो 60। ये 60,000 नहीं है, ये सिर्फ 60 है, 60 ही है इसका। बड़ी बड़ी कंपनियों के वॉल्यूम देखो कितना कम 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 कम। तो ये सब तो अपने को देखना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है, मुझे जाना है बड़े वाले में। अब बड़े वाले एक और बात, मैं जब क्लिक करूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा लार्ज टू स्मॉल। अभी स्मॉल टू लार्ज है ये, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा। अभी इसको हम उल्टा कर देते हैं। हाँ, जब बड़ा किया तो देखो कितना बड़ा आ रहा है, 62,32,000। इतना बड़ा वॉल्यूम भी है। और ये कौन सी कंपनी का, निफ्टी ITTRI, मतलब इसमें IT कंपनियां होती हैं। ETF कई सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि 3 बोल दिया बेस्ट, तो ये 3 ही बेस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो वॉल्यूम के बेस पे। अब वॉल्यूम इतना बड़ा है तब तो ETF में कुछ है, तब तो इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे। तो इन ETF के बारे में आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कई सारे। ठीक है, वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसमें कोई सवाल, कुछ कंसर्न हो तो बताओ। अभी मैं ऐप में दिखा दूं, खोल के दिखा दूं, ठीक है। हाँ बताओ। मान लीजिए जैसे किसी का प्रॉफिट अच्छा है, जो रिटर्न बता रहे हैं वो अच्छा है, 1 साल में 100% मान लीजिए। हाँ। पर उसका जो वॉल्यूम है वो 19,800 या 21,200, 21,800, ठीक है, तो मतलब 20,000 के ऊपर ही है वो, पर बहुत कम मार्जिन है। अच्छा ये देखो, ये कह रहे हैं, आप लोग को नहीं समझ में आया तो इनका सवाल क्या है कि ये कह रहे हैं कोई रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, 100-150% दिया 1 साल में, और 19,800 वॉल्यूम है, 19,900 वॉल्यूम है, आप ये कह रहे हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20,000 से ऊपर होना ही चाहिए। ये तो मैंने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 से ऊपर होना चाहिए। लोग तो 10,000 वाले में भी ट्रेड कर रहे होंगे, तभी तो है लोग ना। 500 भी कोई है, उसमें भी लोग तो होंगे ही ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर द सेफर साइड, अपने को सेफ रहना है, रिस्क नहीं चाहिए। तो 20,000 वाला से ऊपर, आप 19,000 भी चुनो, 17 भी चुनो, 18 भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर। अच्छा, ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो ये भी देखना किस तरह की कंपनी है, उसके अंदर किस तरह के ETF हैं। कई बार रिटर्न ज्यादा देने वाला ETF या रिटर्न ज्यादा देने वाला इंस्ट्रूमेंट जरूर नहीं है अच्छा हो। तो आपको अंदर की कंपनी जरूर चुननी है, अंदर की कंपनी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब मोबाइल की स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, दिखाता हूं। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन इस पर कास्ट कर लिया है, और ये मैंने खोल लिया है एंजल वन। एंजल वन आपने अगर डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके आप भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, पहले जब म्यूचुअल फंड सर्च करते थे, कोई भी म्यूचुअल फंड, तो इस सेक्शन में जाकर के, सॉरी यहां क्लिक करेंगे, इस सेक्शन में जाकर के हम यहां सर्च करते थे, तब कोई भी म्यूचुअल फंड हमारे को मिलता था। अभी हम इसी स्टॉक वाले सेक्शन में आएंगे। ETF आपको स्टॉक सेक्शन में ही मिलेगा। स्टॉक सेक्शन में आइए, हम स्टॉक सेक्शन में आ गए। अब यहां सर्च पर पहला हमारा क्या था, CPSE, CP ETF देखिए आ गया, NSE का, हमने इस पर क्लिक कर लिया। अब देखो सर, 1 साल का रिटर्न 116%, यही हमने दिखाया था। 5 साल पे क्लिक कर लेते हैं, 5 साल का 226%, मतलब 4 गुना से ज्यादा इसने करके दिया है। वॉल्यूम देखो 55 लाख दिख रहा है वॉल्यूम, और क्या क्या चीजें इसमें देख सकते हो आप, क्लोजिंग प्राइस वगैरह वगैरह। अच्छा, ये फंड किसका है, इनका है, 39,000 करोड़ का है, 2014 से ये फंड चल रहा है। और आप इसमें देखो एक्सपेंस रेशियो 0.05, माय गॉड, ये अभी हमने जितना 3-4 बात करा सबसे कम था, राइट। सरकारी कंपनियों का जलवा ही अलग है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे देखना, होल्डिंग्स, स्टॉक्स एंड वेटेज, इस पर हम व्यू ऑल कर लेते हैं, व्यू ऑल। NTPC 20% वेटेज है, पावर ग्रिड 19%, मतलब 19% पैसा इस कंपनी में है। ONGC 17%, कोल इंडिया 16, ये देखो कोल इंडिया है, बेल है, NHPC है, ऑयल है, NBCC है, ये सब सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो फिर पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये हो गया
एक हमने आपको दिखा दिया, दूसरा भी खोल के दिखा देता हूं। दूसरा क्या था भैया, क्या था? जूनियर बीज, जूनियर बीज 64% एक साल में दिया है। 5 साल पे क्लिक कर लो, 5 साल पे यहां क्लिक किया तो 153%। और नीचे वॉल्यूम देखो 1.87, वॉल्यूम जरूर देखना, कोई भी यूज कर रहे हो वॉल्यूम जरूर, वो इंपॉर्टेंट है। और 4000 करोड़ का फंड है, निपॉन इंडिया का कंपनी का है ये। एक्सपेंस रेशियो 0.17 है, ठीक है। वेटेज वाली कंपनी आप जरूर देख लो, इस पे व्यू ऑल क्लिक करोगे तो सारी कंपनी आ गई। ट्रेंट, बेल, टाटा पावर, HAL, PFC, ये सारी, DLF है, इंडिगो है, अच्छा इंडिगो भी है, गेल है, इसमें भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जूनियर बीज है ही निफ्टी 50 के नेक्स्ट 50 वाला, तो ये भी बड़ी कंपनियां ही हैं, छोटी ये भी नहीं होंगी। तीसरा हमने कौन सा लिया था? ऑटो बीज। ऑटो बीज को भी खोल के देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। कुल मिला के बात यह है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आप इंडिविजुअली डालो पैसा, उससे अच्छा कि ETF में डाल दो, सारी कंपनियों में आपका पैसा चला गया। 68% एक साल में, और 5 साल में क्लिक हो जाए भैया, 5 साल में क्लिक नहीं हो रहा, खैर मारो गोली इसको। 1 लाख का वॉल्यूम है, निपॉन का ही फंड है, 140 करोड़ का है ये। 0.22 एक्सपेंस रेशियो, ये थोड़ा ज्यादा है क्या? ज्यादा है नहीं, ठीक है। कंपनी हालांकि देख सकते हो, व्यू ऑल, अच्छा यहां करना होगा। कंपनी M&M है ये भैया, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, एशर मोटर, हीरो मोटर, TVS मोटर, भारत, टाटा, ये वो, MRF, मतलब सारे गाड़ियों वाली कंपनियां हैं इसमें। तो आप अगर किसी 1-2 गाड़ी वाली कंपनी चुनने में कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी वाली कंपनी में करें, तो ETF में कर लो, सारी गाड़ी वाली कंपनी में चली गई, ठीक है। एक और हमने बात करी थी किसकी? मॉन 100 और निफ्टी 20, उसका भी दिखाई देता हूं। मॉन 100, हाँ 31% एक साल का है, और 5 साल का है 200%। वॉल्यूम देखो 4 लाख का वॉल्यूम है इसमें। वॉल्यूम हमने कितना बोला था? 20,000 से ऊपर होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है, 7,000 करोड़ का फंड है ये, और 0.58 एक्सपेंस रेशियो है, ज्यादा है, खैर। और इसमें हमने क्या बोला था? अच्छा, इसमें कोई कंपनी देखो है नहीं, कोई देख रहे हो कंपनी नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज को ट्रैक कर रहा है। उसके बाद हमने बोला था निफ्टी 20, कुछ ना समझ आए तो निफ्टी 20 में चले जाओ, क्योंकि ये भारत की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 24% दिया है एक साल में, और 5 साल में दिया है 103%, मतलब 5 साल में पैसे इसने भी डबल किए हैं। वॉल्यूम इसका भी 39 लाख है, और 24,000 करोड़ का फंड है इनके पास, ये भी निपॉन का है। और एक्सपेंस रेशियो 0.04, ये तो सबसे कम हो गया ना, ये सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, इन पे कंपनियां भी देख लो आप, व्यू ऑल कर लो। SDFC है, रिलायंस है, ICICI है, इन्फी है, इन्फोसिस मतलब LNT है, TCS है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। टॉप की 50 कंपनियों की बात ही हम कर रहे हैं, तो वो टॉप की 50 कंपनियां इसमें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने आज कंपैरिजन आपको बताया, म्यूचुअल फंड में SIP करना है या ETF में SIP करना है, ज़्यादा फायदा कहाँ हो सकता है, ये पूरा कंक्लूजन आपको दे दिया हमने। कुछ सवाल अगर बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख करके बताइए, और कुछ नहीं बच रहा है तो बस बताइए। बाकी हो गया ना, आप क्या अब बंद करो भैया, हो गया, बंद कर दो।